क्या हाल चाल आपके। आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स बैच DCF। DI 12 नंबर 36। हाँ जी। ये क्लास के लोग गायब कहाँ होते जा रहे हैं, बाद में फिर एक्सक्यूज मत कहना कि फेल हो गया मैं। हाँ। जैसे आप ऑडिटर अपॉइंट होगे किसी कंपनी में तो दो केसेस होंगे, या तो इंडिविजुअल अपॉइंट होगा या कोई फर्म अपॉइंट होगी या कोई एलएलपी अपॉइंट होगी। इंडिविजुअल के लिए एक टर्म के लिए, एक टर्म मतलब 5 इयर्स, 5 मतलब 6 एजीएम तक। तो 5 इयर्स के लिए आप एक बार अपॉइंट होगे। अगर कंपनी में कूलिंग पीरियड का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो 5 इयर्स जब आप कंप्लीट कर लोगे, एक टर्म कंप्लीट करने के बाद दोबारा वहां रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे। 5 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। नॉर्मल कंपनीज में आप रीअपॉइंट हो सकते हैं। कूलिंग पीरियड किन कंपनीज में एप्लीकेबल होता है वो हमने पढ़ा था पूरा, लिस्टेड एंड पीटीओ वाला केस। ये है उसका मेन फंडा। 2 टर्म्स मतलब 2 बार फर्म्स के लिए, फर्म के लिए, और फिर उसको 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में कूलिंग पीरियड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला हमारा चल रहा था। जर्नी शुरू हुई थी सेक्शन 139 से और खत्म होगी 148 पे। इसकी बहुत सारी चीजें हमने कवर किया। लेट्स 15 मिनट के अंदर जितना हमने किया है फास्ट ट्रैक एकदम इसको क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, बुक बंद कर लो सब लोग, क्लोज योर बुक्स, ओपन योर माइंड्स। अब फटाफट किसी से कोई क्वेश्चन हो सकता है, एकदम अलर्ट बैठना। आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट एंड ऑडिटर्स का सेक्शन शुरू होता है 139 से और खत्म होता है 1। अब मैं सेक्शंस बोलूंगा, आपको उसकी हेडिंग पहले बोलनी है। सेक्शन 139, सेक्शन 140, ठीक, सेक्शन 141, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 147, लास्ट में 148। यही था, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 140 को, 140 को। टोटल 140 में टोटल कितने टॉपिक्स थे? 5 टॉपिक्स थे। सबसेक्शन 1 किसके लिए डेडिकेटेड था? सबसेक्शन 2 किसके लिए डेडिकेटेड था? सबसेक्शन 3 किस लिए बना? वो पेनल्टी किससे रिलेटेड है, किसके ऊपर लगेगी? यस। सबसेक्शन 4 किस लिए था? और सबसेक्शन 5 किसके लिए था? रिमूवल बाय एनसीएलटी। यही थे सारे केसेस। अब सेक्शन 141 में 3 बातें थी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। मेन बात थी डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के टोटल टॉपिक्स कितने हैं इसमें? 13 केसेस हैं, देयर आर 13 केसेस। केस नंबर लास्ट से सेकंड लास्ट कौन सा था? यस। वर्ड यूज हुआ है कोर्ट, याद रखना। और वहां क्या हुआ था एनसीएलटी में? वहां एनसीएलटी लिखा था। 5 साल 10 साल, ठीक है। 141 बता दिया आपने। 142, 142 प्रोहिबिशन, बात करते हैं रेमरेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई फर्स्ट ऑडिटर है तो उसका रेमरेशन कौन डिसाइड करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का। अच्छा, क्या इस रेमरेशन में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी ऐड होंगे? नहीं होंगे?
कोई फैसिलिटी एक्सटेंड की उसका पेमेंट लेगा नहीं लेगा, ठीक है। ऑडिटर्स की रिपोर्ट पे सिग्नेचर की बात करते हैं, वो कौन करेगा? ऑडिटर्स कौन करेगा? सेक्शन कौन सा है? 145। सिग्नेचर अगर इंडिविजुअल है, मतलब आप अपॉइंट हो तो आप साइन कर दो, ठीक है, समझ में आता है। व्हाट अबाउट अगर फर्म है या एलएलपी है तो? ओनली दोज मेंबर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन साइन अ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दिया, सिर्फ साइन करके काम खत्म हो जाएगा, और कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन में 145 में? अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, दूसरा अगर कोई क्वालिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कमेंट है, किस चीज से रिलेटेड, जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे, तो क्या होगा उसका? उसे सिर्फ रीड आउट किया जाएगा एजीएम में, उसे जनरल मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा और ओपन फॉर इंस्पेक्शन। 147 में पेनल्टीज की बात की गई 3 लोगों पे, कंपनी पे, ऑडिटर साहब पे, ऑडिटर साहब पे 2 बार, और उसका लास्ट में आता है किसके बारे? फर्म के बारे। 139 में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। ऑडिटर 2 तरह के होता है, एक होता फर्स्ट ऑडिटर, एक होता सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब क्या? जो ऑडिटर अभी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में अपॉइंट हुआ है, कौन अपॉइंट करेगा? 2 केसेस होंगे, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, दोनों केसेस, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी जिसको बोलते हो, तो दोनों में लग। अब कब तक ये होल्ड करेंगे ऑफिस? अब आते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स, किसमें? यस, नॉर्मल कंपनीज में टर्म के लिए, टर्म के हिसाब से चलेगा। फर्म है तो 2 टर्म्स हो सकता है, और नॉर्मल है तो 1 टर्म। ये केसेस थे। अच्छा ये बताओ, कंपनीज में ऑडिटर कौन बनेगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा? कौन बनेगा, कौन बनेगा ऑडिटर, ये बात डिसाइड कौन करेगा? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी सिफारिश करेगी, रिकमेंड करेगी, अगर नहीं है तो बोर्ड करेगी, राइट। अगर उसके बाद ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया, वो रिजेक्ट हो गया, या उसने एग्री नहीं किया, तो रेफर बैक कर देगी, फिर वो आगे की कहानी है चलेगी। अच्छा, आप डायरेक्ट जाके ऑडिटर अपॉइंट हो जाओगे, आपसे भी कुछ रिटन कंसेंट मांगी जाएगी आपके, आप क्या 4 बातें बताओगे? मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, दूसरा यस मैं टर्म्स के हिसाब से अपॉइंट हो रहा हूं, और लास्ट वाला पॉइंट, यस मेरे ऊपर कोई पेंडिंग मिसकंडक्ट का, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मेरे ऊपर एक्शन नहीं चल रहा है। ये सारी बातें हैं उसमें। उसके बाद आपको अपॉइंट, क्या आप कंपनी अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो आपको इंटीमेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा कि आप ऑडिटर बन गए? चलो ठीक है, आपको इंटीमेट करेगी। क्या आरओसी को भी करेगी? नहीं करेगी? कितने दिन में करेगी? आपकी अपॉइंटमेंट किस में होगी? एडीटी 1 में होगी अपॉइंटमेंट। रिमूवल, रेजिग्नेशन, व्हाट अबाउट एडीटी 4? यस। अब इन्होंने बोला फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड के 2 केस थे, फ्रॉड के 2 केस थे, पढ़ा है आपने ना? जब आपने फ्रॉड पकड़ा था, आपको नहीं पकड़ा गया था, आपने फ्रॉड पकड़ा था, तो 2 केस होंगे, या तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा आपने, या उससे कम का। अभी बात करते हैं जो मेन प्रोविजन है, बड़ा फ्रॉड पकड़ा 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? 2 डेज के अंदर आप इंटीमेट करोगे किसको? बोर्ड को। और सीकिंग दियर रिप्लाई, लॉ का वर्ड यूज होगा, सीकिंग दियर रिप्लाई, 45 डेज का वेट करोगे, ठीक है। 2 केस होगा, या रिप्लाई आया या नहीं है। लेट से पॉजिटिव सोचते हैं, रिप्लाई आ गया। अगर रिप्लाई आ गया तो क्या करोगे? हाँ, फिर क्या होगा? किस फॉर्म में? ठीक है, उसको कर दोगे किसको? बस सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है ना आपको। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन ऑथोराइज है? सेक्रेटरी, वो भी कहां का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। उसको हम भेजेंगे कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, दूसरा ऑप्शन, फॉलोड बाई ईमेल, और सबसे लास्ट में फॉर्म नंबर लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है ये बात? ये सारी चीजें होने के बाद, अगर जब मान लो 1 करोड़ से कम था, फिर इंटीमेट कर दो, नैप, एनएपी,
नेचर ऑफ फ्रॉड, ए से अमाउंट कितना इन्वॉल्व, पी से पार्टीज, ये बता दो किसको, बोर्ड को। बोर्ड फिर अपनी बोर्ड रिपोर्ट में क्या खेल खेलेगा, नैप लिखेगा, नीचे रेमेडियल एक्शन क्या लिया हमने, ये सारी चीजें कौन करेगा, बोर्ड। ये सारा चीज था फ्रॉड का, ये सेक्शन 143 में था। अच्छा, अगर मान लो ऑडिटर के ऑफिस में सॉरी अगर किसी कंपनी में कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो दो बातें होती हैं कैजुअल वैकेंसी की, या तो वो कैजुअल वैकेंसी हुई है नॉर्मल केस अदर देन रेजिग्नेशन वाला केस, डेथ हो गई है ऐसा कुछ, और एक होता है रेजिग्नेशन के थ्रू कैजुअल वैकेंसी। तो रेजिग्नेशन वाले में एक मेन लाइन क्या थी, 3 महीने के अंदर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आप। और नॉर्मल कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करता है, बोर्ड फिल करता है। ये सारी केसेस थे किसके, ऑडिटर का। अच्छा, 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज कोड आपको याद है, 145 भी तैयार हो गया, सिग्नेचर भी हो गया। अब सिग्नेचर से रिलेटेड बस एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे। ये तो पता है इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो साइन कर देगा, फर्म है तो उसके बिहाफ पे जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओनली मेंबर ऑफ आईसीआई हु एलिजिबल टू अपॉइंटेड ऑडिटर, वो साइन कर देंगे, ये समझ में आता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप साइन कर दे रहे हो, ठीक है, आपने साइन किया, उसमें रिपोर्ट लगाई, सारी चीजें उसमें क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन वो सारी चीज किया, रिपोर्ट दे दी आपने, क्या पूरी रिपोर्ट को बोर्ड को ऑडिट रिपोर्ट पूरी टाइम पूरी जनरल मीटिंग पढ़ा जाएगा, या सिर्फ उसके क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन कमेंट्स को जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है, या पूरी लेके बैठेंगे 200 पेज की? यस, बस उतना हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें ट्रू फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव में केस स्टडी बना के। और एक क्वेश्चन और है, क्या ऑडिटर को नोटिसेस देना जरूरी है मीटिंग की? यस, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ऑडिटर को क्या मीटिंग अटेंड करनी है? क्वेश्चन है मेरा, सीधा क्वेश्चन है, क्या ऑडिटर को मीटिंग अटेंड करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? यस, अनलेस एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, ये लाइन पढ़ी थी। अगर नहीं तो नॉर्मल प्रोविजन क्या है, करना पड़ेगा। क्या वो अपने बिहाफ पे किसी को रिप्रेजेंट, बस मेन कंडीशन क्या है, पापा नहीं होने चाहिए आपके, मतलब अब पापा हो तो वो क्या हो, क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर ऑफ अगर, कि वो ऑडिटर बन सके, मेंबर ऑफ आईसीआई प्रैक्टिसिंग मेंबर तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकते। ये उसकी मेन पॉइंट। अब ये बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? चैप्टर आपके कमांड में है या आप चैप्टर कमांड में हो? पक्का ना? चलो देखेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ बातें बची हुई हैं वो भी हम फिनिश कर लेंगे। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्वालिफिकेशन? आपकी बुक में नहीं है ये बात, मैं सिंपली आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे बस आप समझा दो क्वालिफिकेशन का मतलब। ऑडिट रिपोर्ट, आप ऑडिटर हो, क्वालिफिकेशन क्या मतलब? जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो? नोट्स के फॉर्म में आप उसको दे देते हो। तीसरा, कमेंट में क्या होता है? आप एक्सप्लेनेशन देते हो किस चीज के बारे में? कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस के बारे में। ये 3 बातें आप बोलते हो आपकी ओपिनियन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं वो हम देखते हैं, और धीरे धीरे फिर इस चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे। इसमें अब बातें आती हैं कुछ पॉइंट्स की। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बता दूंगा कि इस टॉपिक से कौन क्वेश्चन आया। सेक्शन 143 हम चल रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छे से कल हमने कवर किया, फ्रॉड पकड़ा ऑडिटर साहब ने, कितने का, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, या अगर लेस होता तो उससे क्या क्या केसेस होंगे, बहुत अच्छे से आपने कवर किया। अपनी ड्यूटीज भी कल देखी थी। आज इसी में सेक्शन 143 में ही ये वाला पॉइंट हम कवर करेंगे। कल हमने ये सब कर ही लिया था, देखो फ्रॉड वगैरह। अब उसके नीचे ही कुछ बातें हैं जो जनरल चीजें हैं, कुछ है स्पेशल चीजें, वो हम पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे। ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज, ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी आपको पता है किसे कहते हैं, ऑलरेडी बता रखा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं, कैसे बनती, सब पता है आपको। ऑडिट कैसे होता है गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, इवन ये भी पता है आपको। कौन अपॉइंट करता है, यहां तक ये भी बताएगा आपको, ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी का। हाँ, तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कुछ कंप्लायंसेस आते हैं, वो हमें देखना है। कौन अपॉइंट किसको करना है ये तो पता चल चुका है आपको। अब ये ऑडिट का प्रोविजन, सीएजी शैल अपॉइंट ऑडिटर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है।
गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी, पता है हमने। मैनर, डायरेक्ट ऑडिटर टू मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटर। और सीएजी ही डायरेक्शन देती है कि ऑडिटर को कि आप कैसे ऑडिट करोगे गवर्नमेंट कंपनीज की। और ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करेगा? अब ध्यान देना, यहां पे जो अब ये पोर्शन है ये कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा है। अपॉइंटमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब बात को समझो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की बात हो रही है और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात नहीं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहां पे उसकी रिपोर्टिंग की बात हो रही है। ये लाइन समझो कि क्या बात हो रही है? रिपोर्टिंग की बात हो रही है कि वो ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा, कैसे ऑडिट करेगा। ये बात पहले, ये बात समझ में आ गई क्या सबको? बस ये पोर्शन कवर करना है, यही इसमें है और कुछ नहीं। किसको रिपोर्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पता है कैसे ऑडिट करना है गवर्नमेंट कंपनी, ये डायरेक्शन कौन देगा? सीएजी। ऑडिटर साहब अपनी रिपोर्ट भी किसको देंगे ऑडिट की? सीएजी को। किसको देंगे? सीएजी को। जनरल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी और चीजों के अलावा ये चीज भी उसमें इंक्लूड होगी। कौन कौन सी चीजें? डायरेक्शंस अगर कोई सीएजी ने दे रखा उसको कंप्लाई किया कि नहीं किया, ये देखा जाएगा। एक्शंस क्या लिया आपने और उसका इंपैक्ट क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये भी देखा जाएगा। क्या ये क्वेश्चन में आएगा पेपर में? स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, अगर आ जाएगा तो 10 लाख रुपए मुझसे ले लेना तुम, अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो। क्यों नहीं आएगा? रीजन है क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है। जो सीए नहीं भी कर रहा होगा वो भी जाएगा तो एक बार कोई आंसर लिख लेगा। क्या है इसमें? ऑडिट रिपोर्ट कौन किसको देगा ये पता है, सीएजी को ही देना है। अब उसमें सारी चीजें देखो, उसमें क्या कर रहा है? डायरेक्शन कुछ दिया, ऑब्वियस सी बात है उसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है। पहली ही लाइन में आपने ये पढ़ लिया किसके मैनर, किसके हिसाब से चलेगा, डायरेक्शन से चलेगा, तो उसके डायरेक्शंस को मानेगा। वो बताएगा मैंने आपके डायरेक्शन को क्या काम किया उस पर और उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था अकाउंट्स पे। तो ये सब क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो आते हैं भी आ रहा है आगे। अब यहां पे दो वर्ड यूज होंगे, उन दो वर्ड्स को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। दो वर्ड यूज होंगे आगे चल के। एक होती सप्लीमेंट्री ऑडिट, एक होती है टेस्ट ऑडिट। कौन सी? दो वर्ड यूज होने वाले हैं आगे। अगर ये दो वर्ड आप समझ गए तो समझो समझ गया, कुछ नहीं है इसमें। देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं जनरल लाइफ का, तब उसके बाद इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कनेक्ट करेंगे। टेस्ट ऑडिट का मतलब ये समझो रियल लाइफ में, ऑडिटर्स की लैंग्वेज में, नॉर्मल लाइफ में, मतलब एग्जांपल के लिए टेस्ट ऑडिट बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे किसी स्कूल में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और प्रिंसिपल ये चेक करने के लिए कि सारे टीचरों की क्लास में ना बैठे, किसी एक टीचर की क्लास में जाके बैठ ले और चेक कर ले कि कैसा पढ़ाया जा रहा है यहां पे, और किसी भी सब्जेक्ट में, तो उससे कुछ आइडिया निकलेगा। ये होता है टेस्ट ऑडिट। टेक्निकल लैंग्वेज अभी मैं बताऊंगा, आपको लिखवाऊंगा अभी। दूसरा एक होती है सप्लीमेंट्री ऑडिट। इसमें क्या होता है? स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, स्कूल मैनेजमेंट वो डेप्थ एनालिसिस करवाता है, कुछ चीजों की चेक करवाता है, ओवरऑल क्या दिक्कत हो रही है। ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज भी, गवर्नमेंट भी करवाती है, मतलब सीएजी भी करता है। कमेंट बाय सीएजी एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट। तो एक बार अब लिखना शुरू करो सप्लीमेंट्री ऑडिट और इधर एक तरफ लिखो टेस्ट ऑडिट। किसे कहते हैं? दो चीजें, सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट। सबसे पहले लिखो सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट लिखो मीनिंग में। सप्लीमेंट्री ऑडिट में लिखो इट इज कंडक्टेड बाय सीएजी, इट इज कंडक्टेड बाय
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी. It is conducted by CAG to complement the audit already conducted by statutory auditor. To complement audit already conducted by statutory auditor. Full stop. It ensures, see supplementary audit क्या ensure करती है? It ensures that the statutory audit adheres to the prescribed standards and regulatory requirements. लिख लिया? It ensures that the statutory audit adheres to the prescribed standard on auditing, prescribed standards and regulatory requirements. लिख लिया? अब लिखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के सप्लीमेंट्री ऑडिट क्यों कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में लिखो टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस एंड accuracy of the statutory audit. To verify the completeness and accuracy of the statutory audit and examine areas not covered by statutory auditors. To verify the completeness and accuracy of the statutory audit and examine areas not covered by statutory auditor. जो एरिया उन्होंने नहीं कवर किया उसको हम दोबारा से चेक करवा रहे हैं, सप्लीमेंट्री ऑडिट. नेक्स्ट लिखो टेस्ट ऑडिट. टेस्ट ऑडिट में लिखो टेस्ट ऑडिट इज लिमिटेड ऑडिट. टेस्ट ऑडिट इज लिमिटेड ऑडिट कंडक्टेड टू, किस लिए की जाती है? टेस्ट ऑडिट इज अ लिमिटेड ऑडिट कंडक्टेड टू असेस द adequacy. Test audit is limited audit conducted to assess the adequacy of internal controls and reliability of financial statement full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग ऑल ट्रांजैक्शंस the auditor checks a representative sample of accounts or activities. Instead of examining all transactions, the auditor checks a representative sample of accounts or activities. Auditor checks a representative sample of accounts and activities. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लिखो.
ऑब्जेक्टिव, सैंपल ऑफ अकाउंट्स एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव में लिखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर कंप्लायंस विद, टू एंश्योर कंप्लायंस विद established rules, to ensure compliance with established rules and procedures, and to ensure compliance with established rules and procedures and verify whether the financial records and verify whether the financial records provide a true and fair view, and verify whether the financial records provide a true and fair view. एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ गवर्नमेंट कंपनी, suppose a government company handles large scale of procurement. Suppose a government company handles large scale of procurement. procurement कुछ चीजें खरीदना, गवर्नमेंट कंपनी परचेजिंग करती है ना, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑडिट, ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑडिट द ऑडिटर में, ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑडिट द ऑडिटर में एग्जामिन द परचेज रिकॉर्ड्स, ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑडिट द ऑडिटर may examine the purchase records for only a few selected months, few selected months to verify compliance with tendering procures and payment procedures. लिख लिया? तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में हो क्या रहा है? सप्लीमेंट ऑडिट में गवर्नमेंट स्टैच्यूटरी ऑडिटर का ऑडिट करवा रही है कुछ चीजों के लिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो सप्लीमेंटेड है कि मतलब उसने काम तो किया है, ऑडिट तो किया है, लेकिन उसको चेक करवा रही है कुछ चीजों को सेलेक्ट करके। मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको भी चेक करवा रही है। दूसरा, टेस्ट ऑडिट में क्या हो रहा है? यस, पूरा नहीं, कोई सैंपल उठाया किसी में, जैसे भी इसमें एग्जांपल देखा आपने, गवर्नमेंट कंपनी परचेजेस करती है, तो परचेज कर रहे तो पूरे साल का परचेज नहीं चेक कर रहा है। टेस्ट ऑडिट वो क्या कर रहा है? सिंपल कुछ मंथ्स के सेलेक्ट किया परचेज, वो चेक कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? ये दो चीजें आई हैं। अब इसको आप ध्यान से देखो। अब जब तक ये बातें आप नहीं समझते तब तक आप इसको कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते। आप अभी आप समझ चुके हो कि कहीं ना कहीं अगर गौर करो, अब इन दोनों का भी लिंक ले लो आप, कहीं ना कहीं सीएजी को कुछ तो ये दोनों चीजें इनिशिएट कर रही हैं सीएजी
चाहे वो सप्लीमेंट्री ऑडिट बोल रही हो चाहे टेस्ट ऑडिट करवा रही हो, तो कहीं ना कुछ उसके मन में डाउट है, या कुछ कुछ डाउट है, या कह लो उसको कुछ कुछ हिंट मिल रहा है, वो और अश्योरिटी चाहता है, इंश्योर चाहता है अपने आप को, तो वो दो चीजें करवा लेगा, दोनों में से कुछ भी। सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा, डीप पूरा चेक करवाना है, और टेस्ट ऑडिट करवाना लेगा, अगर कुछ सैंपल टाइप का कुछ चेक करवाना है तो करवा लेगा। सप्लीमेंट्री ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को आप चेक कर रहे हो, देखा जाए एक प्रकार से, तो उसके काम को चेक कर रहे हो। और टेस्ट में क्या हो रहा है, पूरे को नहीं, बस कुछ सिलेक्टेड चीजों को। अब पढ़ते हैं इसको ध्यान से। करेक्ट कॉमेंट बाय द सीएजी एंड सप्लीमेंट्री ऑडिट। CAG shall within 60 days from the receipt of the audit report, जैसे ही ऑडिटर साहब ने वो रिपोर्ट CAG को सबमिट किया, उसके 60 डेज के अंदर CAG कुछ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कर रहा है, CAG को। उसके 60 डेज के अंदर जैसे रिपोर्ट मिलेगी CAG देखेंगे, और उसके 60 डेज के अंदर उनके पास राइट है, किस चीज का, CAG के पास, पहला टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या कर सकते हैं वो चाहे तो, क्या कर सकते हैं, कौन सी ऑडिट करवा सकते हैं, सप्लीमेंट्री ऑडिट, जो अभी आपने लिखा, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बाई सच पर्सन हैज बीन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट रिक्वायर इंफॉर्मेशन एडिशनल टू बी फर्निश्ड एनी पर्सन। अगर चाहे तो, सिंपल एक लाइन याद रखो, 60 डेज के अंदर जैसे रिपोर्ट गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सबमिट करेगा CAG के पास, CAG के पास ये राइट है कि वो चाहे तो उसकी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकती है किसी पर्सन से। समझ में आया, इतना सिंपल सी बात। और कमेंट अपॉन सप्लीमेंट ऑफ सच ऑडिट रिपोर्ट, उस पर फिर वो अपनी कमेंट देगा, ऑडिट रिपोर्ट पे फिर वो अपनी कमेंट देगा। अब जो भी कमेंट दिया CAG ने उस रिपोर्ट पे, या सप्लीमेंट्री ऑडिट हुई, फिर उनके ऑडिटर ने बताया सर ये चीजें CAG को, तो अब ये कमेंट कहां जाएगा, देखो मेंबर को बताया जाएगा। एनी कमेंट गिवन बाय CAG और सप्लीमेंटेड टू, मतलब सप्लीमेंट्री ऑडिट के थ्रू कुछ आया, द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंड टू द कंपनी। किसको भेज दी जाएगी ये रिपोर्ट, कंपनी को। एंड एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जिनको 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 मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना थी, कॉपीज उनके पास भी भेज दी जाएगी ये रिपोर्ट। और ऑल्सो प्लेस, इसको कहां पे प्लेस किया जाएगा, इस बात को AGM में। ऐसा सच कुछ है नहीं, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा किसको, CAG को। CAG 60 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट है, सप्लीमेंट ऑडिट करवा लें और उस पर कमेंट दे दें। कमेंट देने के बाद फिर क्या करेंगे, यस, फिर वो बातें जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कंपनी को ये भेजेगा, कमेंट अपने कंपनी को, और जिनको जिनको वो जरूरत है ऑडिटेड फाइनेंस उनको भेजेगा। और ये बात कहां पे डिस्कस होगी, कहां पे भेजी जाएगी, AGM में, कि ये CAG का ये कमेंट है इस चीज पे, ताकि मेंबर को भी पता रहे। अब आते हैं टेस्ट ऑडिट पे। ऑलरेडी आपने लिख रखा है, सैंपलिंग, कोई सैंपल चेक कर लिया। कह रहा फॉर गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी कंट्रोल बाई गवर्नमेंट, सीधा ही लिख दो ना गवर्नमेंट कंपनी, घुमा के लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल गवर्नमेंट कंपनी। कह रहा फॉर गवर्नमेंट कंपनी इफ CAG कंसीडर necessary for an order caused test audit to be conducted for such accounts of the company without prejudice to the provisions of audit and auditor। ऑडिट एंड ऑडिटर वाले चैप्टर के जो प्रोविजन उनको अफेक्ट किए बिना, वो तो होते ही रहेंगे, ऑडिटर जो अपॉइंट ऑडिट करेगा। उसके अलावा भी अगर CAG का दिल नहीं भरा तो वो चाहे तो टेस्ट ऑडिट करवा सकता सिलेक्टिव चीजों की, आपने लिखा भी हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं, बस इतना याद रखो, CAG अगर चाहे तो टेस्ट ऑडिट भी करवा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या। अब यहां पे देखना, ब्रांच ऑफिस की बात हो रही है। भाई कंपनी की ब्रांच ऑफिस हो सकती कि नहीं हो सकती, या हो ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती भाई, हल्दीराम की ब्रांच ऑफिस इंडिया में भी है और इवन फॉरेन में भी है। हमने इसको अच्छे से पढ़ा था सेक्शन 128 में, उसी का फर्दर एक्सटेंशन है, कुछ और नहीं। बस ये समझो कि जो ब्रांच ऑडिट है उसका ऑडिटर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है, वो हमें देखना है। अगर मान लो ब्रांच ऑफिस इंडिया में है
तो क्या होगा? हल्दीराम को सोच के एग्जांपल समझना। अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया में तो क्या होगा? कह रहा वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस एंड अकाउंट्स ऑफ दैट कंपनी ऑडिटेड ईदर बाई, कौन ऑडिट कर सकता है? सेक्शन 139 में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो कर सकता है। दूसरा, कोई और पर्सन जो क्वालिफाइड हो ऑडिटर बनने के लिए। समझ में आ रहा है? आपको याद है रिपोर्ट्स कैसे भेजनी होती थी? और फॉरेन वाले में यस। तो अभी यहां पे अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ये ऑडिटर वाला प्रोविजन कनेक्ट कर दो उसी प्रोविजन में। वो आप इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्ट करके पढ़ना। वहां रिपोर्ट सबमिट हो रही थी, यहां ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? ब्रांच ऑफिसर में, ब्रांच ऑफिस में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है सेक्शन 139 का, और या कोई और पर्सन जो क्वालिफाइड ऑडिटर वो अपॉइंट हो सकता है। अब ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया, इसमें एक नया पॉइंट है, बस वो हमें पढ़ना है, बाकी तो सेम पॉइंट है। अगर मान लो आउटसाइड इंडिया उसकी ब्रांच है, तो उस केस में कौन ऑडिट कर सकता है? लेट्स से यूएसए में, तो कौन ऑडिट कर सकता है? ब्रांच ऑफिस या तो कंपनी का ऑडिटर कर ले ऑडिट, दूसरा या कोई अकाउंटेंट कर ले, अकाउंटेंट मतलब कंट्री के हिसाब से समझते रहना, तीसरा कोई और पर्सन जिस कंट्री में वो ब्रांच है उसके लॉस के हिसाब से। समझ में आ रहा है क्या? अगर आउटसाइड इंडिया ब्रांच है तो कौन कौन ऑथराइज ऑडिट करने के लिए? कंपनी का ऑडिटर, अकाउंटेंट वर्ड यूज कर दिया लॉ ने, मतलब किस कई कंट्रीज में अकाउंटेंट, और तीसरा उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग कोई पर्सन ड्यूली ऑथराइज है। जैसे यूएस में सीपीएज आर एलिजिबल टू डू द ऑडिट्स। सीपीए मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको आप यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हो, वहां क्या बोलते हैं? सीपीएज। तो वो ऑडिट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्या? किसमें? बी वाला पॉइंट अकाउंटेंट से रिलेटेड रख दिया लॉ ने। नॉर्मल अकाउंटेंट वगैरह का चाहे तो उनको ऑप्शन दे रखा है उस कंट्री के हिसाब से। हमारी कंट्री के नहीं है वो, उस देश के हिसाब से सोचो, बाहर चले गए हो। और तीसरा कोई क्वालिफाइड स्टैब्लिश पर्सन बता दिया, जैसे इंडिया में सीए, इस हिसाब से ये तीनों प्रोविजन तीनों लोगों को कवर कर लिया। कंट्री टू कंट्री, कोई बाहर की बात है, हर कंट्री का अलग अलग है। तो ब्रांच ऑफिस में ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है? कंपनी का ऑडिटर, अकाउंटेंट, और तीसरा ड्यूली ऑथराइज या ड्यूली qualified to be an auditor according to laws of that country. If US CPA, then CPAs are eligible to do the audits. ड्यूटीज, और इसमें कुछ भी नहीं, और ड्यूटीज एंड पावर्स जो ऑडिटर की हैं, ब्रांच ऑडिटर की वही पावर्स उस पर लगेंगी। ड्यूटीज जो पढ़ के आ रहे हो पीछे, ड्यूटीज वगैरह सेम वही कॉपी पेस्ट। अब कह रहा है ये सेक्शन 143 है ना, जो पावर एंड ड्यूटीज बताता ऑडिटर का, तो भैया सेक्शन 143 के जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वही पावर्स एंड ड्यूटीज इन दोनों ऑडिटर्स के भी होंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट के जो कॉस्ट ऑडिट करेगा, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब जो सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा, इनकी भी पावर्स एंड ड्यूटीज वही है, इनके ऊपर भी वही एप्लीकेबल हो। क्या ये पेपर में आएगा? नहीं। इसमें पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत सिंपल सी बात है। ऑडिट बाई गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किसको 60 डेज के अंदर फिर वो कमेंट कर सकता है। दो चीजें हो सकती है, सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है और दूसरा टेस्ट ऑडिट कर सकता है। कुछ भी नहीं है उसमें। ब्रांच ऑफिस वाला बात बस याद रखना, अगर ऑडिटर ऑफ अ ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया के हिसाब से मतलब 139 के हिसाब से, सिंपल याद रखना। आउटसाइड इंडिया में ही नए पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। किस में पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव में। तो ऑप्शन में लिखा होगा वहां पे, पहला ऑप्शन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन बी अकाउंटेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या टिक करोगे? एक बच्चा कह रहा मैं वैसे भी ऑल ऑफ द अबव ही टिक करता सर। अगर कई बार ना आदत बनी होती है कि ऑल ऑफ द अबव है तो बात तो सही होगी, तभी ऑल ऑफ द अबव बोला गया है, तो बच्चे टिक करके चले जाते हैं। आईसीआई कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लिखता है लेकिन होता कुछ और उसमें, रियलिटी आंसर। तो इंस्टीट्यूट का भैया उसकी समझ के परे है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 143। सेक्शन 143 में अगर मैं आपसे बात कहूं कि एज पर माई व्यू जो
क्वेश्चन एरिया है सेक्शन 140, मैं इवन क्वेश्चन वाइज सेक्शन वाइज बता रहा हूं आपको। सेक्शन 143 में जो क्वेश्चन एरिया है वो एक तो फ्रॉड का केस आपने लिख भी लिया है, ये लिख लिया है ना आपने, ये टिक लगाया है ना अपने में, ताकि पढ़ते समय इस पे बहुत ध्यान दोगे, आप ढंग से ध्यान दोगे। बाकी और इसमें मोस्टली पॉइंट्स जनरल है, और उधर अभी आपने पढ़ा वो भी रीड ऑनली है, बस कुछ चीजों को छोड़ के, और इसमें कुछ है नहीं, सारा आपने ऑलरेडी कर लिया। हाँ, ये सब को अब जैसे कोई ड्यूटीज आ गई ऑडिटर की, तो ड्यूटीज वगैरह बहुत नॉर्मल है, सब आपने ऑलरेडी देखा था, ड्यूटीज में कुछ भी नहीं। दो बार रीड करोगे ड्यूटीज अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। ड्यूटीज पूछी जा सकती है। अब देखो ड्यूटीज जो याद करे वो सीए नहीं है। फिर एक सीए अपनी ड्यूटी याद कर रहा है तो भाई ये गलत है। एक ऑडिटर अगर अपनी ड्यूटी, देखो आप ध्यान से देखो, इसमें कोई ड्यूटी आपको याद करने लायक, देखो जब आप ऑडिट करने जाओगे तो पहली ड्यूटी आपकी, इनमें से एक ड्यूटी ये भी देखो, क्या पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में कोई चार्ज कर सकता है? इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा कि आप देख रहे हो, उसमें ऑडिटर हो, आप चेक कर रहे हो, चेक करो कि उस कंपनी को ऑडिट करते समय कहीं उसने पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं ट्रीट कर दिया है, कि कंपनी का एक्सपेंस बना दिया हो, बिजनेस एक्सपेंस बना फायदे के लिए। ये चेक कर सकते हो। चेक करो कि कहीं उसने लोन्स एंड एडवांसेस तो क्या नहीं शो कर रखा हो, अपनी डिपॉजिट तो नहीं शो कर रखा है। ये सारे देखो कितने सिंपल पॉइंट है। लोन एंड एडवांसेस को चेक करो। अगेन दूसरा पॉइंट भी लोन एंड एडवांसेस, लोन एडवांसेस क्या सिक्योरिटी के बेसिस पे है या नहीं, बैकअप में सिक्योरिटी है कि नहीं है उसकी। ट्रांजेक्शन्स जो है वो किसी ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं लिख रही है जो किसी कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। एएस के अकॉर्डिंग दोगे, लेकिन मैं कहूंगा कि देखो सीधा वही लिखो जो आईसीआई चाहता है। अगर बस इतना लिख के 6 पॉइंट, अब देखो आप इसमें अगर गौर करो, मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई बच्चा होगा जो ये पॉइंट भूल जाएगा कभी कि यार मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, पर्सनल एक्सपेंस चेक तो करूंगा ना, पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं डायरेक्टर ने बाली की छुट्टियां उसमें डाल रखी हैं, तो ये सब नहीं कर सकते। लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं शो कर रखा। फिर एक पॉइंट और है लोन एंड एडवांसेस से, कि लोन एंड एडवांसेस हमें चेक करना कोई सिक्योरिटी है क्या उसके पीछे, बैकअप में कुछ है तो नहीं, और टर्म्स क्या है, और कोई ऐसी शर्त तो नहीं जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। ट्रांजेक्शन्स कोई ऐसा तो नहीं है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। बस ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, ये 4-5 पॉइंट्स आया तो भी आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो मैं पूरा थॉरली पढ़ा देता हूं, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। अब जनरली अगर मैं बात करूं, अब आते हैं कि एक नॉर्मल टीचर की तरह अगर मैं बात कर लूं 2 मिनट के लिए, तो अगर कोई नॉर्मल टीचर होगा जिसको बस अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो पता क्या पढ़ाएगा सिर्फ इसमें 143 में, सुन लो ध्यान से, बस वो एक फ्रॉड का केस पढ़ाएगा आपको। ठीक है, बस खत्म कहानी। फ्रॉड पढ़ाने के बाद सेक्शन 143 खत्म हो गया, सेक्शन 143 खत्म। उसके बाद सीएजीओजी वाले वो बताएगा नॉर्मल चीज, उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी पीछे से आ रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है? ये तो मेरा मतलब एक एज अ स्टूडेंट भी मेरा डेप्थ में जाने की आदत थी, कीड़ा था बचपन से ही मुझे डेप्थ में जाने का। मैं कभी भी जैसे स्टडी करता हूँ या इवन लाइफ में भी, जैसे अगर किसी फील्ड में किसी चीज में भी हूँ, अगर रिसर्च में हूँ या मेरी, या तो कह लो मैं नंबर 7 हूँ, तो मैं डेप्थ में जाना पसंद करता हूँ एनालिसिस में। तो मेरी हमेशा से आदत रही है, तो इसीलिए ना मेरा मन नहीं मानता, पता नहीं क्यों नहीं जैसे छुड़वाने का मन नहीं करता। मान लो पेपर में आ गया तो उसी से 2 नंबर का, तो मैं 2 नंबर का भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैं 100 नंबर की तलाश में हूं। इसलिए आपको बता दिया, आएगा नहीं, लेकिन आने के साथ जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पेपर में बनेगा पेपर सेटर वाले चीजों से, वो मैं आपको लिखवा भी रहा हूं साइड में कि ये चीज जरूरी है। और आंसर शीट खोल, क्वेश्चन पेपर जब खुलेगा तो आंखें भी खुलेंगी आपकी 2-3 बार वहां पे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 143। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 139 सबका कंप्लीट हो गया है, 140 भी सबका कंप्लीट हो गया है। अब 140 आई होप कि बहुत अच्छे से किया होगा, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। और बताना 140 में आपके ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ज्यादा बनता जा रहा है। बहुत अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया है। लास्ट वाला हेडिंग क्या है उसकी, रिमूवल बाई एनसीएलटी। फॉर्म नंबर्स तो सबको पता ही है, ए से लेके 4 तक, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 141 आपका फेवरेट क्वेश्चन एरिया कौन सा है वहां पे, डिस्क्वालिफिकेशन इज अ क्वेश्चन एरिया। टोटल केसेस कितने हैं,
13 केसेस, उनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। 144 में टोटल सर्विसेज कितनी है? 9, 9 केसेस हैं। अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड किया, प्रोहिबिटेड है या नहीं? यस, यू कैन नॉट प्रोवाइड। 145 में आपकी सिग्नेचर की बात होती है, और साइन कौन कर सकता है किस केस में, ये पता है आपको। और आप अगर कोई क्वालिफिकेशंस दोगे, कुछ चीजें दोगे, उसका कुछ और चीज है। 146 में आपको बोला जाता है कि आप मीटिंग अटेंड करोगे, जनरल मीटिंग आके अटेंड करोगे। कुछ केसेस में एग्जामिशन अगर है, कर दिया कंपनी, एग्जाम कर दिया तो अलग बात है, वरना आपको करना पड़ेगा नॉर्मल केसेस में। कौन कर सकता मीटिंग अटेंड? या तो आप कर लो या ऑथोराइज पर्सन को करा सकते हैं, बट ओनली कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए ऑडिटर बनने के लिए। और बाकी आपने जो कुछ दे रखा हो तो वो फिर रीड आउट की जाएगी कहां पे? मीटिंग में। क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स अगर है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी दैट कैन बी रीड बिफोर द जनरल मीटिंग एंड आल्सो ओपन फॉर इंस्पेक्शन। 140 और 147 में आई होप की पेनल्टी सबको याद होंगी। 147 में 3 लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई है। पहली पेनल्टी लगाई गई कंपनी के ऊपर मिनिमम, मैक्सिमम। अब ऑफिसर उसी में डिफॉल्ट, मैक्सिमम। अब आप लोगों की बात शुरू होती है। 2 बातें होंगी, या तो आपने नोइंगली और या ही अननोइंगली। चलो पहले देखते हैं कि आपने अननोइंगली किया है तो ऑडिटर्स आपको मिनिमम कितना, और दूसरा लोअर ऑफ 5 लाख और 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन। अननोइंगली अगर आपने किया हो उसका डबल कर दो 50,000 उधर, लोअर ऑफ 25 लाख और 8 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन। और अभी और है, अगर कितने की जेल हो सकती, और भी है अभी नीचे, और रिफंड कर देना जो रेम्युनरेशन लिया है आपने कंपनी से। और प्लस अगर आपकी वजह से किसी के आंसू बहे हैं, किसी कोई लॉस हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट भी करना है। और ऊपर वाले पॉइंट में एक था कंप्लायंस अगर नहीं किया तो कुछ पर डे का कुछ था, वो कहां पे था? समझ में आ रहा है? ये सारे केसेस उसके थे। अब इसके बाद थर्ड केसेस में फर्म के ऊपर, तो फर्म के ऊपर मतलब ज्वाइंट एंड सेवरल फर्म पार्टनर्स विल बी लायबल उस केस में। और इसमें कुछ था नहीं। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है सारा केस। अब मुझे पहले बता दो, इसमें इन सेक्शंस में किसी कोई प्रॉब्लम, याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? आ रही है नहीं आ रही? देखो, पढ़ोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑडिट तो जरूर पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है, वो भी पढ़ना है। बट अभी मैं ऑडिटर साहब की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी क्लोजर हुआ ऑडिटर साहब का 147 में उन्होंने क्लोज कर दिया। मैंने बोला था ना, क्या बोला था, 2 पार्ट्स में चैप्टर खत्म होगा। 139 से 147 तक का कहानी चलेगी आपकी, और एक सेक्शन रिजर्व है किसके लिए? रॉ के लिए, मतलब कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए। तो वो बिल्कुल अलग है, आपसे अलग है कहानी उनकी। तो ये वाला जो केस है, इसमें ऑडिटर साहब को कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे इस अटेम्प्ट में भी आपने देखा लॉ मेकर्स ने, सॉरी लॉ मेकर बोल रहा हूं, पेपर सेटर्स ने आपने ये चीज गौर करो, थोड़ा देखो कॉन्शियस लेवल पे जाओ। अगर गौर करो तो पेपर में ऑडिटर साहब को कवर किया गया या कॉस्ट ऑडिटर का क्वेश्चन कोई पूछा? किससे क्वेश्चन पूछा? इससे पहले अटेम्प्ट में भी जाओगे तो सिर्फ किससे पूछ रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? यस, यस, दैट इज द मेन रीजन कि अपने सीए के बच्चों को पेपर में मैं सीए की तारीफ के शब्द सुनवाऊंगा और सीए से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। कॉस्ट ऑडिटर से कम क्वेश्चन पूछूंगा 90% केसेस में। इवन जो आपका भी अटेम्प्ट आएगा उसमें से भी इसी में से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 139 से लेके 147 के बीच में ही आएगा। आप देख लेना, मुझे बता देना जब आ जाए पेपर में कि सर आया कि नहीं आया। ठीक है, 99.99 आप ले लो। ठीक है, हाँ। तो एक बच्चा कह रहा है सर फिर कॉस्ट ऑडिटर का प्रोविजन रखा क्यों गया है? बेटा वो सी इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा, कंपनीज एक्ट है, अपने में एक लॉ है। और हम पढ़ रहे हैं क्या? जो सी इंस्टीट्यूट ने बनाया वो नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं?
जो लॉ मेकर्स ने बनाया, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 148 उसके लिए रिजर्व है, तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं एक बार रिपोर्ट टू, हाँ रिपोर्ट टू मेंबर करो, मेंबर्स वगैरह रिपोर्ट करें, भेजें अपनी ऑडिट रिपोर्ट। आप भेजोगे जब, तो उसका जनरल मीटिंग में वो डिस्कशन होता है, कंसीडर बिजनेस होता है। हम्म, हाँ वो उसमें आएगा। हाँ, इस जब मैं आपको मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैनेजमेंट वाला चैप्टर, तो बहुत सारी चीजें यहां से मैं कनेक्ट करूंगा। समझ रहे हो? जब ये वाला चलेगा, जब मैनेजमेंट चलेगा, तो इससे मैं बहुत चीजें खट 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 कनेक्ट करूंगा। आप बहुत बेटर तब, और मतलब मैं कह रहा हूं अभी ऑडिटर का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बट परफेक्शन, परफेक्शन तो कभी होती नहीं, बट एक्सीलेंसी जिसको बोलते हैं, वो जब मैनेजमेंट वाला चैप्टर आपका कनेक्ट करेगा ना इससे, और मजा आएगा आपको। उसमें कनेक्ट करवाऊंगा आपको सारी चीजें। जैसे मैं सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 नोटिस वाला, नोटिस वाला, और सेक्शन 115 मैनेजमेंट का नोटिस का, वहां पे ये बात लिखी गई है 1% या 5 लाख कितने मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे, ये बात कहां लिखी गई है? सेक्शन 115 में। और यहां सिर्फ क्या लिखा गया है कि मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे, कितने मेंबर रिक्वेस्ट, यहां नहीं, ये कहां बताया गया? सेक्शन 115 में। 14 दिन पहले बता देंगे कम से कम, ये बात कहां लिखी गई है? 7 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन दे देना, 7 दिन कम से कम, ये कहां लिखा हुआ है? 115 में, यहां कुछ नहीं। तो समझ में कनेक्शन? बाकी यहां पे कनेक्ट कर लो, बाकी वहां पे और अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं ऑडिटर साहब के बारे में, देखते हैं कॉस्ट ऑडिटर के साथ। इनका नाम है कॉस्ट ऑडिटर। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार। 149 जो किया हमने अभी, क्वेश्चन ना बच गया हो उसका। अच्छा ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, अभी क्या ही बताऊं, इतना इजी क्वेश्चन बता दो, अभी बता दो, जल्दी से बताते चलो। बर्थडे, बर्थडे कार्ड, ये कंपनी का नाम है भैया। बर्थडे कार्ड लिमिटेड, लिस्टेड, लिस्टेड कैन अपॉइंट और रीअपॉइंट मिश्रा एंड एसोसिएट फर्म, कितने टर्म के लिए? समझ में आ रहा है? 1 ईयर ओनली, 1 टर्म, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, या 2 टर्म्स? 2 टर्म्स। मेरा क्वेश्चन इस पे, क्या कूलिंग पीरियड का प्रोविजन एप्लीकेबल है? क्यों? लिस्टेड कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी कंपनी शेल फर्स्ट एजीएम अपॉइंट इंडिविजुअल, कब तक वो होल्ड करेगा? ये क्या मतलब इसका? ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है अभी। व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ, नहीं अपॉइंट करते तो कैसे होगा? मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, ईजीएम बुला के। ये क्या मतलब है? क्या उसके टर्म्स से पहले हम भगा सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स, भगा नहीं सकते, सम्मान के साथ जा सकता है। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, क्या था कहानी? फॉर्म नंबर बताओ पहले तो। 2, कैसे आपको भेजा जाए, सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले बीआर पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, उस बीआर में ये डिसीजन लिया जाएगा कि मैं इस ऑडिटर को हटाना चाह रहा हूं। फिर उसके 30 दिन के अंदर क्या करोगे? 30 दिन के अंदर सीजी से अप्रूवल, बीआर के 30 दिन के अंदर सीजी से अप्रूवल, सीजी ने अप्रूवल दे दिया, उसके 60 डेज के अंदर क्या पास करेंगे? एसआर पास करेंगे। क्या ऑडिटर्स आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, नहीं दोगे? यस। उसके बाद फिर इनको अलविदा बोल दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? 1/4 लिखा हुआ, ध्यान रखना। 1/4 मतलब 25%।
हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 25% ही होल्ड कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51 या एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई सीजी, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाई सीजी एसजी, ये था। एंड यस, और इंक्लूड्स, सबसे मेन लाइन जिससे क्वेश्चन आया था इस बार, इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। उनको भी हम क्या बोलेंगे? अब जरा चेक करना वो अप्लाई करके, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या एएमसी लिमिटेड? 25% से कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन रही है। एक आंसर सुनना चाहूंगा, देखता हूं कौन बता पाता है। ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, मान लिया मैंने। गवर्नमेंट होल्ड कर रही है इसमें 25%, 25%, तो क्या इसकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी? जल्दी बताओ, खोलो दिमाग। क्या ये इसकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी? कहलाएगी। देखो, अगर आपका दिमाग ऐसे नहीं चलेगा, इतना एक्टिव नहीं चलेगा, तो एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दफन हो जाओगे कब्र में। चोट लगेगी दिल पे। मैं रियलिटी बोल रहा हूं सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। इंडिया में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1,000 करोड़ नहीं कमा रहे हैं। कमा रहे हैं क्या? 50,000 भी कमा रहे हैं, 50 करोड़ भी कमा रहे हैं, और 10,000 करोड़ भी कमा रहे हैं। तो डिग्री की तो कोई गलती है ही नहीं। कमी कहां पे? उस डिग्री को तुमने कैसे लिया है? उस डिग्री को तुमने कैसे लिया है? कितना इंटरेस्ट के साथ किया है, और कितना पैशन से अपना काम फॉलो किया है। तो पैसा आपके पीछे होगा, आप पैसे के पीछे नहीं होगा, पैसा आपके पीछे होगा। तो इस तरह से एक्टिवेट। अब जैसे 25% पे दिमाग चला, मोर देन 50 होता तो दिमाग आपका दूसरा चलता, एटलीस्ट 50% होता तो दिमाग और चलता, 100% होता तो कहते होली ओन सब्सिडी। दिस इज द लॉजिक एंड दिस वे वी शुड लर्न। कोई भी एग्जाम, एटलीस्ट लॉ टाइप का एग्जाम तो आप तूफान उठा दोगे। इवन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो टेक्निकलिटी बेस्ड हैं, जिसमें लॉज होते हैं, जैसे ये हो गया आपका टैक्स, हो गया आपका, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे ही कनेक्टिविटी निकाला जाता है तो ऐसे याद होता है। इस तरह से रिवीजन भी आपका हो जाएगा कि एक एक तीर से कई प्रोविजंस आपने सेकंड्स में रिवाइज कर लिए। चलो इसमें देखते हैं क्या होगा थर्ड में। अपॉइंटेड इंडिविजुअल फर्म नरेश एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्ड, ठीक है। मिसेस कमाला वाइफ ऑफ नरेश इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स। कितने? वाइफ है उनकी, और इन्होंने उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है? वैल्यू ऑफ 1,00,000 रुपीज। बट नरेश एंड कंपनी कंटिन्यूस फंक्शन एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। देखो, इंस्टीट्यूट को भी ना पंगे लेने की बहुत आदत है। इंस्टीट्यूट को अब यार 98 लिख देता, 99 लिख देता, 95 लिख देता, तो इतना दिक्कत नहीं होती। कभी वो कर देता एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट। वो जो हो ना, वो जो एग्जैक्ट लिमिट है, एक्सीडिंग एंड ये सब, इससे बहुत खेलता है। जैसे अब मान लो किसी कंपनी में लिखा हुआ है कि मोर देन 50%, सब्सिडरी का लिमिट क्या यही है ना, मोर देन 50%। वहां 51 तो नहीं लिखा हुआ है ना, 50 लिखा हुआ है ना। तो वो क्वेश्चन पूछेगा 50 पॉइंट समथिंग, तो फिर पूछेगा क्या ये सब्सिडी बनी? तो ऐसे ऐसे पंगे ले, एग्जैक्ट 50 लिख देगा। बच्चे कहेंगे यार 50 तो है। तो उसका ये काम है, हमें अपने कॉन्सेप्ट से चिपके रहना है, चिपके रहना है। हमने क्या पढ़ा है वहां? साफ साफ वर्ड एक्सीडिंग वर्ड यूज हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हम पढ़ रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन, कह रहा है एक्सीड किया अगर 1,00,000 डिस्क्वालिफाइड, एक्सीड किया 5,00,000, एक्सीड किया 1,00,000 दोबारा। एक बच्चा कह रहा है सर दोबारा 1,00,000 क्या? बस समझ में आ रहा है? एक्सीड नहीं कर सकते।
तो यहां क्या एक्सीड कर रहा है क्या? मैडम क्या एक्सीड कर रही? नहीं, 1 लाख अलाउड है। चलो और देखते हैं। हम्म, ठीक है, जल्दी कोई आंसर बता दे इसका। उसको फेस वैल्यू का जो अमाउंट अगर एक्सीड कर, इनका कहना है कि जैसे जब वो ज्वाइन किया था तो एक्सीड नहीं किया था, बाद में एक्सीड कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू का। और दूसरा 60 डेज का टाइम दिया जाता है करेक्टिव एक्शन लेने का। कितने दिन का? आपके सिलेबस में यहां नहीं दिया हुआ है। 60 डेज का टाइम होता है करेक्शन का रियल लाइफ में। ये तो आपने सॉल्व करा ही था ऑलरेडी, किया था नहीं किया था? प्रकाश वाला भी पॉइंट आपने कवर किया था। ये वाला, इस पॉइंट पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, अब तो नहीं होना कंफ्यूज कि स्टोर कीपर, अगर वाइफ स्टोर कीपर है तो क्या वो अपॉइंट नहीं हो सकता? अरे भैया क्यों नहीं हो सकता? हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी? अरे भैया केएमपी और डायरेक्टर होगा तो समझ में आता रिलेटिव। और ये क्या केएमपी और डायरेक्टर में आता है स्टोर कीपर? नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन बता देना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऑडिटर वाला, ऑडिटर का पार्ट तैयार हो गया। ऑडिटर का पार्ट कौन से पॉइंट से पकड़ा इस क्वेश्चन को आपने? बोर्ड और डायरेक्टर ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक, और वो एक्सेप्ट कर ले रहा है कौन सा असाइनमेंट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सब काम कर सकता है क्या? प्रोवाइडेड सर्विसेज। अब आपसे पूछ रहा है हाउ विल यू अप्रोच दिस प्रपोजल एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्सिक्वेंस इफ एनी एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। क्वेश्चन ड्राफ्ट कैसे हो रहा? पूछ क्या रहा है? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे अप्रोच करोगे, क्या ये अप्रोच एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये अलाउड होगा आपको? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 144। 144 वाला तो प्रोविजन में लिखोगे आप। ये जो सेकेंड वाली लाइन है इसका इंपैक्ट मतलब 141 के सबसेक्शन 3 में। एक बच्चा कह रहा है सबसेक्शन 3 में लास्ट में कुछ लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 13 था ना? पॉइंट नंबर 13 था, क्या लिखा हुआ था? यस, अगर कोई भी प्रोहिबिटेड सर्विसेज कर दिया 9 में से तो यू विल बी डी क्वालिफाइड, ओ सॉरी डी क्वालिफाइड बोलो, डिस्क्वालिफाइड। क्या हो जाओगे? नए नए वर्ड्स इजाद हो रहे हैं। डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। दिस इज द केस, सिंपल। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं आज इनके बारे में। पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा प्रोविजन बचा हुआ है एनएफआरए का। एक बच्चा कह रहा है ये तो हमने कहीं पढ़ा हुआ है, सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट, 132 प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पड़ोसी 133, उससे पहले 132। एनएफआरए के बारे में वहां पढ़ा था आपने। मैंने आपको जब पढ़ाया तो मैंने ये भी बोला था इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग आप कहां पढ़ोगे? ऑडिटर के चैप्टर में। यही वो थोड़ा सा पार्ट है, कुछ है नहीं इसमें, देख लो। एक बच्चा कह रहा वहां क्या कम था क्या? वहां क्या कम था क्या? अब ऑडिटर वाले में भी ले आया थोड़ा सा बात। कह रहा है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड ऑडिटर्स मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एनएफआरए की बात कर रहा है। एनएफआरए क्या क्या करेगा ऑडिटर के साथ? ऑडिटर साहब को देखो, एनएफआरए क्या क्या करेंगे। एनएफआरए में रिव्यू प्रॉपर वर्किंग पेपर्स, जो ऑडिट प्लान्स है, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो क्या करेगा? वो रिव्यू करेगा। दूसरा क्या कर सकता है? क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएट कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर का। तीसरा, परफॉर्म सच द टेस्टिंग ऑफ द ऑडिट, आपके ऑडिट को भी वो क्या कर सकता है? टेस्ट कर सकता है। ऑडिटर के भी ऑडिट को कौन टेस्ट कर सकता है? एनएफआरए। देख रहे हो, रिव्यू कर सकता है वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट कर सकता है जो आपने काम किया। तीसरा, आपकी ऑडिट को भी क्या कर सकता है? वो टेस्ट कर सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट भी देखो टेस्ट कर रही थी, सीएजी, उसके पास भी एक ऑप्शन था टेस्टिंग। आपकी टेस्टिंग कौन कर रहा है? एनएफआरए। ठीक है।
एनएफआरए आपसे क्या मांग सकती है? एनएफआरए रिक्वायर एन ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड इंटरनल प्रोसेस। किस पे मांग सकती है रिपोर्ट? ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिस, कैसे काम किया है, कैसे काम करा जा रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आपसे मांगा जाएगा तो वो भी आपको भेजना पड़ेगा किसके पास? एनएफआरए के पास। सेंड अ सेपरेट रिपोर्ट कंटेनिंग प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सेपरेट रिपोर्ट बना के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की किसके पास भेजना है? सेंट्रल। Where of NFRA finds a reason to believe that for any law or professional other standard have been violated, the auditor it may decide further course of investigation। वो हो अगर उसको रीजन और बेस मिल गया ना आपके अगेंस्ट तो वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर देगी ऑडिटर साहब के अगेंस्ट। कौन? एनएफआरए। अब एनएफआरए शैल परफॉर्म मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग द एक्टिविटीज, मॉनिटर करेगी एक्टिविटीज और उसको इन्फोर्स करेगी ऑफिसर्स के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू, अपने ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू। पब्लिश करेगी फाइंडिंग्स। अगर एनएफआरए को कुछ मिला तो वो पब्लिश करेगी। एनएफआरए की जो वेबसाइट्स है, एनएफआरए की वेबसाइट पे ना बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिखा हुआ है और उनको कितनी सजा हुई है ये भी लिखा हुआ है। ये जो लाइन लिखी ना, पब्लिश इट्स फाइंडिंग्स, तो वहां पे डिस्प्ले होता है, साइट पे अवेलेबल है, पूरी पीडीएफ है। तो उसमें सारे सीएस का कितनी सजा हुई है, कितनी क्या चीज हुई है दिखाने का। एनएफआरए शैल नॉट पब्लिश प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भी पब्लिश नहीं करेगी जब तक कि वो किसमें ना हो। अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको पब्लिश मत करे। समझ में आ रहा है? अनलेस इट हैज टू रीजन टू डू सो इन द पब्लिक, अनलेस कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज वहां पे दिखाना पड़े। ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। ये काम कौन कर सकता है? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, आप कैसे एज एन ऑडिटर सर्विस दे रहे हो, और आपको सजेशंस देगा एनएफआरए। कौन देगा? सजेशन ऑडिटर को देगा एनएफआरए कि तुम्हें क्या इंप्रूव करना है अपने अंदर एज एन ऑडिटर। ये सलाह कौन मिलेगा? किससे मिलेगी सलाह? सुझाव देगा आपको कौन? एनएफआरए। यस, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू द एनएफआरए में डायरेक्ट ऑडिटर टू टेक मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट ऑडिट क्वालिटी। एज अ रिव्यू वो आपको ऑर्डर दे सकता है, सजेशंस दे सकता है कि क्या इंप्रूव करना चाहिए आपके ऑडिट क्वालिटी में। अगर कोई चेंज करना है तो वो भी आप चेंज करने के लिए आपको बोल सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू मेक रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स एंड सेंड रिपोर्ट टू एनएफआरए। और आपकी ड्यूटी है जो उसने बोला आपको वो इंप्रूवमेंट करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको दोगे? एनएफआरए को, कि मैंने आपके जो डायरेक्शंस उसको क्या कर लिया है? कंप्लाई कर लिया है। एनएफआरए शैल मॉनिटर द इंप्रूवमेंट मेड बाय द ऑडिटर एंड जो उसको ठीक लगेगा प्रोग्रेस के लिए वो करेगा। एनएफआरए में रेफर द केस रिगार्डिंग ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। इसको वो अपने बोर्ड को रिव्यू के लिए भेज सकता है, चेक करने के लिए कि क्या ये ऑडिटर सही काम कर रहा है। क्या सारे ऑडिटर को वो करेगा या सिलेक्टेड जो उसके ऊपर होगा? इतना टाइम है क्या? इतना टाइम है क्या सारे ऑडिटर को राडार पे लेता रहेगा? नहीं, सेलेक्टेड। जनरली क्या होता है, जिन कंपनियों में पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसे लिस्टेड कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके लिए ही ये ज्यादातर होता है। ऐसा नहीं किसी के पेड अप कैपिटल ही 2 करोड़ का तो उसमें एनएफआरए में टेक असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकता है एनएफआरए, ओवरसाइट आपको देखने का, मॉनिटर करने के लिए। बस इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेना, ये मेन लाइन है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद एनएफआरए क्या कह रहा है? कुछ क्लासेस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज को रिटर्न फाइल करनी होती है एनएफआरए। कब? बिफोर 30th नवंबर ऑन एवरी ईयर। कौन से फॉर्म में? बिफोर 30th नवंबर एवरी ईयर इन फॉर्म नंबर एनएफआरए ए। प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज को और एनएफआरए प्रेस्क्राइब कर सकता है कुछ कंपनीज को जिनको रिटर्न फाइल करनी होगी। कब? 30th ऑफ नवंबर
एवरी ईयर इन्फॉर्म NFRA 2 में। सिंपल है। इसको देखो, जब भी कभी भी ये वाला प्रोविजन पढ़ो आप, ये NFRA वाला, इसको आप बेटर रहेगा जब सेक्शन 132 पढ़ो। जब आप पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब सेक्शन 132 पढ़ोगे तो 132 के साथ प्लस ये वाले प्रोविजंस पढ़ोगे साथ में, एक साथ इसको मिला के पढ़ोगे जब भी आप खुद से पढ़ोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा फिर ये। अब इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर जनरली कौन होता है? हु कैन बिकम अ कॉस्ट ऑडिटर? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ अ कंट्री? You will have to clear the examination of CMA, ICAI के एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ICAI का ही तो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। गलत कह रहा हूं क्या? ये बताओ बताओ, अब बताओ, मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कितनों लोगों को ये बात पता है कि इस पे भी डिबेट हुई थी, कोर्ट में केस गया हुआ था? जल्दी से बता दें आप लोग, पहले बता दो जिनको पता हो। कितने लोग पता है कि इस पे केस हो चुका है? CA इंस्टीट्यूट वर्सेस CMA इंस्टीट्यूट हो चुका है। ICAI ये भी लिखना चाह रहे थे, जीते थे कि नहीं? केस में क्या हुआ था? इंस्टीट्यूट, हाँ, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली देखो क्या होता है, इनका जो फोकस होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली जो कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उनको चेक करने की सारी जिम्मेदारी कॉस्ट अकाउंटेंट की होती है। और यही रीजन है कि इनका जो सिलेबस आप देखोगे बहुत वास्ट है सिलेबस, कम नहीं है। इवन इंटर का तो आपसे भी ज्यादा है। यस, यू हर्ड राइट। आप 6 सब्जेक्ट पढ़ के हट जाते हो, इनको 8 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फाइनल में भी 8 सारे। ज्यादा है, सब्जेक्ट तो ज्यादा है आपसे। हाँ, एग्जाम कैसा क्या है वो अपनी बात अलग है दोनों इंस्टीट्यूट की, बट पेपर्स ज्यादा है आपसे। और उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड, जनरली आपसे कोई कंपटीशन नहीं, तीनों इंस्टीट्यूट अलग अलग है। CA CS CMA, ये तीनों क्या है? ट्रिपल क्राउन ऑफ कॉमर्स। एक को कोई और जिम्मेदारी दी गई है, एक को अकाउंट सौंप दिए गए हैं, एक को कॉस्ट अकाउंट सौंप दिए, कॉस्ट रिकॉर्ड सौंप दिए गए, और एक को कंप्लायंस पूरा क्या दे दिया गया है? कंप्लायंस मतलब आप। तो तीनों को अलग अलग, जितने लॉज हैं वो सारा इनको, तीनों का अलग अलग, कोई कंपटीशन ही नहीं है, बिल्कुल फील्ड अलग है। अब यहां पे भी अगर देखो, जब 148 में आया है तो ये भी बोला गया है, क्या ध्यान से पढ़ना, पहले लाइन सुनो, पहले इसमें देखो आप ध्यान से। सेक्शन 148, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। क्या यहां पे लाइन लिखी हुई, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी? वर्ड पढ़ो पहले, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, मतलब कुछ लिमिट्स आने वाली है, नॉट एवरी कंपनी। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या हर कंपनी में CA को ऑडिटर रखना मैंडेटरी है? नहीं। अब तो आप ये आंसर दे ही सकते हो, नहीं दे पाए तो फिर मैं पानी निकालने वाला हूं। क्या हर कंपनी में कुछ भी हो, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, कोई लेना देना नहीं, एवरी कंपनी में क्या ऑडिटर CA अपॉइंट होगा? नहीं होगा। छोटी हो बड़ी, उससे कोई लेना देना ही नहीं, इसीलिए वर्ड होता है एवरी कंपनी। मतलब अगर कंपनी, छोटी कंपनी भी 1 लाख पेड अप शेयर कैपिटल भी हो तो भी आपको CA को एक ऑडिटर वहां पे अपॉइंट करना पड़ेगा।
तो ये एडवांटेज है आपके लिए। बट यहां क्या कह रहा है, कुछ कंपनीज, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सारी कंपनीज पे इतना ज्यादा कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें हो, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन, बहुत सारी कंपनीज को कम रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, इतनी ज्यादा वास्ट लेवल पे है नहीं। बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में थिंक अबाउट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या हाल होता होगा, ठीक ठाक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते होंगे, नहीं करने पड़ते होंगे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, बिग बिग कंपनीज में, वो भी करेंगे हम आगे, आज तो डिस्कस नहीं करूंगा इसको, बस अभी इतना ही पे छोड़ूंगा कि आगे वाले जो केसेस हैं और कंपनीज में तो ये चीजें आएंगी, ऑडिटर साहब की कहानी उसमें चलेगी। एक कैसे, एक टॉपिक है, नहीं नहीं, टॉपिक एक है, टॉपिक करने के बाद फिर क्यूएनए चलेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तब चैप्टर कंप्लीट होगा, जब आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा ना, तब तब मैं मानूंगा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ पता चले आप हवा में ही चल रहे हो और गिफ्ट मिल रहा है, वहां गिफ्ट में फेल हो रहे हो, तो नहीं, गिफ्ट में पास होना है पहले तो।